Hello guys, welcome to 40th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट हमारा क्या है? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जून को। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे established by the International Accreditation Forum and the International Laboratory Accreditation Cooperative highlights the important role of accreditation around the world। ठीक है। सो कौन कौन एस्टेब्लिश किया इस डे को? इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेटिव। ठीक है। सो IAF एंड ILAC। This day aims to raise awareness about the value and benefits of accreditation in ensuring competence, reliability, and credibility in industries such as healthcare, laboratory certification bodies, and conformity assessment services। अच्छा, इसको जानने से पहले या फिर इसका मतलब समझने से पहले हमको समझना होगा कि एक्रेडिटेशन मतलब क्या है। एक्रेडिटेशन इज द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑफ ए कॉन्फॉर्मिटी assessment body such as a certification body, inspection body, or laboratory against recognized standards, conveying formal demonstration of its impartiality and competence to carry out specific conformity assessment tasks। So in simple language, accreditation का मतलब है कि लेट से कोई भी जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले क्या होता है, कोई भी डिवाइस अगर लॉन्च होता है तो उसको पेटेंट करवाना पड़ता है, राइट। तो पेटेंट में क्या होता है? पेटेंट तभी मिलता है जब कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स वो प्रोडक्ट मीट करता है। ठीक है। सो जो भी पेटेंट को लेट से अप्रूव करता है वो हो गया मेरा थर्ड पार्टी, और ये पेटेंट अप्रूव होने के बाद ही वो प्रोडक्ट जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर किया है या बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है, वो मार्केट में ला सकता है। इसी तरह से जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं, जैसे ISO है, ठीक है, फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS है, जो हेलमेट का वो आता है, ठीक है, फिर और भी कई सारे लेबोरेटरीज हैं जो मेडिसिन को अप्रूव करते हैं। ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने PICS के बारे में पढ़ा था। ये सारे जो स्कीम्स बोले, कन्वेंशंस बोले, ये सब जो है अप्रूवल देते हैं, जिसके बाद जाकर कोई भी प्रोडक्ट या मेडिसिन, ठीक है, मार्केट में लॉन्च हो पाता है। इसको बोला जाता है एक्रेडिटेशन। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2007। ठीक है। 2007 में इसको फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया या लॉन्च किया गया। द इनिशियल कमेमोरेशन ओकर्ड इन 2008। इसका फर्स्ट सेलिब्रेशन हुआ था 2008 में, एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। ठीक है। 2008 में थीम क्या था? एक्रेडिटेशन डिलीवरिंग ट्रस्ट इन द ग्लोबल मार्केट। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन हुआ था 2008। ठीक है। दिस ईयर्स थीम इज एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। तो थीम को याद रखिएगा, एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, विच विल फोकस ऑन सेवरल ऑफ 17 UN SDG इंक्लूडिंग। ये जो कुछ SDGs है जिस पे ये थीम फोकस करेगी, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। पहला SDG है नो पॉवर्टी, दूसरा SDG है जीरो हंगर, थर्ड SDG इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिफ्थ SDG इज जेंडर इक्वलिटी, एट्थ SDG इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ SDG इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th SDG is reduced inequalities, 14th SDG is life below water, 17th SDG is partnership for the goals। ठीक है। यहाँ से हमारे लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो को हमको मैंडेटरीली याद रखना है फॉर एग्जाम। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब ऑब्जर्व होता है? 9 जून, और एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में एंड फर्स्ट टाइम ओकर हुआ था 2008 में। और एक चीज़ जो ध्यान में रख सकते हैं वो है किसने एस्टेब्लिश किया था? इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेटिव। ठीक है। IAF एंड ILAC, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। टेंशन मत लीजिए, हम जरूर कवर करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस को। एनीवे, नेक्स्ट इवेंट क्या है? इंडिया, फ्रांस एंड UAE concluded their first ever trilateral maritime partnership exercise between their navies from 7 to 8 June in the Gulf of Oman।
सो फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन 3 कंट्रीज के बीच में हो गया, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई इन द गल्फ ऑफ ओमान। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई इज द आंसर। कहाँ पे हुआ था? गल्फ ऑफ ओमान में। अच्छा, इंडियन नेवीज INS तरकश, a powerful frigate, played a pivotal role in the exercise alongside the French Navy Serco। तो इंडियन नेवी से INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Adding to the exercise prowess, advanced Rafale fighter jets were deployed to demonstrate the air power capabilities of the participating nations, ठीक है। सो हमको क्या याद रखना है कि फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 3 कंट्रीज के बीच में हुआ है, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। कहाँ पे हुआ है? गल्फ ऑफ ओमान। इंडियन नेवी से कौन पार्टिसिपेट किया था? INS तरकश, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस डार्ट and the government of Arunachal Pradesh with knowledge partner CGG Hyderabad jointly released the first district good governance index of Arunachal Pradesh। So कुछ दिन पहले हम लोगों ने गुजरात के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हो गया है। इट इज द फर्स्ट DGGI फॉर ए नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। The index benchmarks governance in all 25 districts of Arunachal Pradesh on 65 indicators under 8 sectors। Anyway, so एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट DGGI कौन से स्टेट में रिलीज हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज ए सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रीटी that upholds the civil and political rights of individuals। It was adopted by the United Nations General Assembly in 1966। So ICCPR, ठीक है, अडॉप्ट किया था किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली in 1966 and has since gained substantial global participation। It has been implemented in Sri Lanka through the ICCPR which is facing criticism due to its misuse by the government। तो श्रीलंका में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ था, बट श्रीलंका में रिसेंटली एक न्यूज आया जहाँ पे इन्होंने इस एक्ट को मिसयूज किया है, ठीक है। सो पहले ही बता देता हूँ, एक कॉमेडियन को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को लेके कुछ रिमार्क्स किया था इन हर शो, ठीक है। लेडी थी, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जिस यूट्यूब चैनल में इसको होस्ट किया गया था या लेट्स से फीचर किया गया था, उस चैनल के ओनर को भी अरेस्ट किया गया है। सो मैं नाम यहाँ पे नहीं डाला हूँ बिकॉज दैट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ कॉन्सर्न फॉर अस। जो पॉइंट ऑफ कॉन्सर्न है वो है कि ICCPR क्या है। ICCPR एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, विच वॉज रिलीज बाय या एडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1966 एंड किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली न्यूज में आया है? श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। The ICCPR is a multilateral treaty that commits nations to respect the civil and political rights of individuals। Compliance with ICCPR is monitored by the UN Human Rights Committee, ठीक है। So UN Human Rights Committee इसको मॉनिटर करता है। Covenant has 173 parties and 6 more signatories without ratification। So 173 parties, so जिसको अप्रूव किया गया है, एंड 6 ऐसे पार्टीज है जो सपोर्ट करते हैं बट उनका अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं। श्रीलंका रेटिफाइड दिस ट्रीटी इन 1980। श्रीलंका ने इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया था 1980 में। In 2007, the Sri Lanka government enacted a piece of legislation called the ICCPR Act to purportedly give effect to the rights recognized by the ICCPR at domestic law, which were not already recognized by the Constitution or by existing law। Section 3 of the ICCPR Act prohibits the propagation of war or advocacy of national, racial, or religious hatred that incites discrimination, hostility, or violence। The implementation of the ICCPR Act in Sri Lanka has raised concerns about the curtailment of freedom of expression। By allowing arrest without a warrant and without provision for bail, Section 3 has been misused, potentially enabling arbitrary arrest and prolonged incarceration। ठीक है, सो क्या किया था श्रीलंका ने 2007 में कि ICCPR एक्ट इनेक्ट किया था, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक लॉ में डोमेस्टिक के लिए इसको यूज किया जा सके, ठीक है।
तो आईसीसीपीआर तो एक ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट, बट उसको डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में यूज करने के लिए ये इनेक्ट किया गया था, ठीक है। एंड उसका जो सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत ये जो मैंने बोला कि एक कॉमेडियन एंड एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया है, तो ये वो सेक्शन 3 के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है। एनीवे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईसीपीसीआर इंटरनेशनल ट्रीटी adopted by UN General Assembly. Recently it was in use for the country of Sri Lanka, ठीक है। How many parties are its members? 173, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पिक संजय स्वरूप फॉर द रोल ऑफ सीएमडी ऑफ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये है संजय स्वरूप, बट इनका जो है अभी भी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट से अप्रूवल मिलना बाकी है। तो अप्रूवल मिलने के बाद ये इस रोल में काम करने के लेट्स से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर इन केस कुछ अदरवाइज डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर कुछ नहीं बताता हूँ तो समझ लीजिएगा कि उनका अपॉइंटमेंट अप्रूव हो गया है, ठीक है। संजय स्वरूप नाम याद रख लीजिएगा, फॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम फोर्स्ड ए न्यू स्ट्रेटेजिक पैक्ट टू एड्रेस प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, दिस पैक्ट नोन एज द अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो अटलांटिक डिक्लेरेशन किन दो कंट्रीज ने साइन कर दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके। Was adopted by US President Joe Biden and UK Prime Minister Rishi Sunak. The focus of this agreement is to tackle the rising influence of China, aggressive actions of Russia, and economic instability that threatens both nations. So Atlantic Declaration, two countries, US and UK. बस इतना ही याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। One time settlements is an agreement wherein defaulting borrower agrees to pay part of the dues in order to stop banks from taking legal action against them, ठीक है। सो जो डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन में, तो वन टाइम सेटलमेंट जो है एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं ये डिफॉल्टर्स, ठीक है, सो दैट बैंक्स कोई लीगल एक्शन ना ले इन लोगों के अगेंस्ट में। As per RBI guidelines, a bank can enter into an OTS deal with a borrower provided the borrower agrees to 100% of the outstanding balance in the account available on the date on which the account was declared as NPA. Once OTS is done, the settlement should be done in one shot. In case the borrower cannot settle the account, he will be allowed to pay an installment of 25% in the first go, and the rest 75% should be recovered in installments over 1 year along with interest as per existing lending. Okay. So under OTS या तो एक ही बार में पूरा 100% वो चुका सकता है, ठीक है, ताकि लीगल एक्शन ना ले, या फिर 25% एक इंस्टॉलमेंट दे सकता है और रिमेनिंग जो है 75% वो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स में विथ इंटरेस्ट दे सकता है विद इन ए ईयर, ठीक है, ओवर वन ईयर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Reserve Bank of India has recently overhauled regulations governing OTS with defaulters and technical write-off of loans to harmonize the instruction across all regulated entities. The RBI mandates that compromise settlements for fraud or willful defaulters must receive approval from the board of the regulated entity. In cases where the payment period for a compromise settlement exceeds 3 months, it will be treated as a restructuring. Okay. So अगर पेमेंट पीरियड 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है अंडर OTS, तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग माना जाएगा, ठीक है। Such compromise settlements along with technical write-offs need to be approved either by the MD and CEO or a board level committee and subsequently reported to the board. So board of the organization, ठीक है। Borrowers opting for an OTS are subject to a cooling period of at least 12 months for farm credit exposures. During this period, regulated entities cannot assume fresh exposure with these borrowers. ओके, सो फ्रेश लोन कोई भी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। Additionally, when there are ongoing judicial recovery proceedings against a borrower, any settlement reached must be approved by the judicial authorities as specified by the RBI. Okay. An important development is the extension of the OTS framework to include the urban cooperative banks. So पहले ये सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स को लागू होता था, अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी लागू होता है, ठीक है। सो OTS क्या है, इसके बारे में ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस है, थोड़ा सा ये रीड कर लीजिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन OTS। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जीके है वो है कि ये अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी लागू होता है, ठीक है।
सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द ओटीएस फ्रेमवर्क टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। आरबीआई अप्रूव द फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम which allows fintechs to partner with banks and NBFCs. So ये first loss default guarantee actually arrangement between regulated entities and lending service providers or between two regulated entities involving default loss guarantee. ठीक है। This move is expected to strengthen the digital lending ecosystem and seen as a positive for data tech, NBFCs and fintechs. Okay. As per the first loss default guarantee model, the first hit on a default is taken by the fintech firm that originated the loan. Okay. So basically जो भी फिनटेक फर्म्स हैं जैसे पेटीएम, तो उनका तो किसी ना किसी बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ टाई अप रहता है, राइट, लोन प्रोवाइड करने के लिए। सो फर्स्ट हिट जो है वो बियर करेगा कौन? फिनटेक फर्म। ठीक है। अंडर द फ्रेमवर्क आरबीआई डायरेक्टेड दैट regulated entities shall ensure that total amount of DLG cover on any outstanding portfolio which is specified upfront shall not exceed 5% of the amount of that loan portfolio. सो डीएलजी कवर मतलब डिफॉल्ट लॉस गारंटी कवर जो है कोई भी पोर्टफोलियो का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट लोन पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब 5% से ज्यादा लोन ये डीएलजी के अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है। In case of implicit guarantee arrangements, the DLG provider shall not bear a performance risk of more than equivalent amount of 5% of the underlying loan portfolio. Also, the RD यानी regulated entity shall invoke DLG within a maximum overdue period of 120 days unless made good by the borrower before that. So ये रिवोक तभी होगा, ठीक है, अगर ओवरड्यू पीरियड जो है वो 120 डेज से ज्यादा हो जाता है। उससे पहले अगर लोन चुका दिया जाता है तो ये डीएलजी रिवोक नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, इन्वोक नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, recognition of individual loan assets in the portfolio as NPA and consequent provisioning shall be the responsibility of the regulated entity as per the extent asset classification provisioning norms irrespective of DLG cover available at the portfolio level. The amount of DLG invoked shall not be set off against the underlying individual loans. Recovery by the RE, if any, from the loans on which DLG has been invoked and realized can be shared with the DLG provider in terms of contractual agreement. Okay. Any DLG arrangement shall not act as a substitute for credit appraisal requirements and robust credit underwriting standards need to be put in place respective to DLG. Okay, हमको क्या याद रखना है कि फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम किसने अप्रूव किया है रिसेंटली? आरबीआई ने। किसके कॉन्टेक्स्ट में अप्रूव किया है? फिनटेक्स इन पार्टनरशिप विद बैंक्स एनबीएफसीज। ठीक है। और एक चीज हो सकता है, एज पर द फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी मॉडल, द फर्स्ट हिट ऑन अ डिफॉल्ट इज टेकन बाय द फिनटेक फर्म दैट ओरिजिनेटेड द लोन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ए न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय द डीआरडीओ फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हो गया है फ्रॉम डीआरडीओ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल्स वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ? अग्नि प्राइम। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। World's largest sand island off the coast of Queensland, Australia, formerly known as Fraser Island, was officially renamed गुड़ी। ठीक है, सो गुड़ी या गड़ी, तो इसको प्रोनाउंस गड़ी करते हैं। गड़ी मीन्स पैराडाइज टू द बुचुला पीपल। सो ये आइलैंड जो है, इस आइलैंड में कौन लोग रहते हैं? बुचुला। ठीक है, बुचुला ट्राइब बोल सकते हैं। In local indigenous creation stories, Gadi is the name of the white spirit who helped create Buchula country. The popular tourist destination was named Fraser Island after Captain James Fraser and his wife Eliza, who were shipwrecked on the island in the 1830s. The World Heritage Committee officially changed the name of the World Heritage Area of the island to Guri in 2021. So ये एक World Heritage Site है, ध्यान में रखिएगा। But Fraser Island remained the official place name. Queensland Department of Resources opened public consultation on the name change in August last year. More than 6,000 submissions are received with about 70% in favor of restoring the name Guri. ओके, तो हमको क्या याद रखना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड आइलैंड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम क्या है? गुड़ी। ठीक है, एसोसिएटेड विद बुचुला पीपल। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
The Kerala government launched an ambitious project to improve the green cover of over 3,000 temples being managed by 5 Devaswam boards under his control. Okay, Kerala government ने launch कर दिया है project to improve the green cover over 3,000 temples. On June 5th, which is celebrated as World Environment Day, the project name Devankanam Charu Haritham, Beautiful Green Abodes of God, was inaugurated and will be implemented in 3,800 plus temples across the state. Okay. The Kerala government also has a project called Kavum Kulavum Sacred Groves and Ponds, where the government is providing a grant to private individuals working sacred groves and ponds on their private properties. So दो स्कीम है, एक है देवांकनम चारु हरितम, ठीक है. सो इसमें जो टेम्पल्स है ओवर 3,800 टेम्पल्स में ग्रीन कवर यानी प्लांट्स को लगाया जाएगा. और एक प्रोजेक्ट है कबुम कुलाबुम, ये पहले से ही चल रहा है, ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स एंड पॉन्ड्स. सो ये भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया था किसने, केरला गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा. तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वेर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द केरला गवर्नमेंट टू इंप्रूव द ग्रीन कवर ऑफ ओवर 3,000 टेम्पल्स इन द स्टेट. तो देवंकनम चारु हरितम, या उल्टा भी आ सकता है, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. NTPC Kanti launched the Girl Empowerment Mission GEM 2023 4-week residential workshop program for 40 underprivileged rural girls from Kanti block as a part of a CSR initiative. ठीक है. सो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2023 कौन से कंपनी ने लॉन्च कर दिया एज ए पार्ट ऑफ CSR इनिशिएटिव, NTPC. इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जोईता गुप्ता वाज अवार्डेड द स्पिनोजा प्राइज 2023. सो ये हैं जोईता गुप्ता, इनको अवार्ड किया गया है स्पिनोजा प्राइज 2023. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डच नोबेल प्राइज, ठीक है. गुप्ता विल रिसीव 1.5 million euros टू स्पेंड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्टिविटीज रिलेटेड नॉलेज यूटिलाइजेशन. एनीवे, हमारे लिए क्या क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ से. स्पिनोजा प्राइज 2023 कौन से कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, नीदरलैंड्स. किसको रिसेंटली मिल गया है, जोईता गुप्ता को. या फिर डच नोबेल प्राइज किसको मिल गया है, जोईता गुप्ता, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट. The Federal Bank launched a 2-week campaign to celebrate people and their culture by transforming an entire bank branch into a museum of local stories. I am Adyar. Adyar is me campaign handpicked 40 compelling stories of individuals which are showcased in an exclusive exhibition of the Adyar branch of Federal Bank. Okay. So I am Adyar. Adyar is me. कौन से बैंक के साथ एसोसिएटेड है, फेडरल बैंक. फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन. श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर कोची केरला, फाउंडर KP हॉर्मिस एंड फाउंडर 23 अप्रैल 1931, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. A Kerala-based startup, Farmers Fresh Zone, was selected for the Accelerator program by the Food and Agriculture Organization of the UN. Farmers FZ has figured in the list of 12 agri-food startups around the world for the UN body to develop business. Okay. So Farmers Fresh Zone को Accelerator program of the FAO में इंडक्ट कर लिया गया है, ठीक है. Kochi-based multi-channel marketplace firm which functions under the Kerala Startup Mission is one of India's two startups to qualify for the Accelerator program. So one of India's two startups है. सेकंड स्टार्टअप के बारे में कुछ आया ही नहीं न्यूज़, तो मैं डाल नहीं पाया. देखते हैं आगे के दिन आता है तो मैं डाल दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है. The UN Food System Summit stock taking moment will take place in raw material. So ये important है, stock taking moment. UN Food System Summit stock taking moment will take place in raw material, ठीक है, from July 24-26 at the premises of FAO, ठीक है. सो ये समिट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. तेलंगाना रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, a prominent public interest research and advocacy organization called State of India's Environment 2023 in Figures, which was released on the eve of World Environment Day. So Center for Science and Environment ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिलीज कर दिया है. इसमें तेलंगाना ने टॉप कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है. अच्छा, इसमें और एक चीज़ मुझे इंफॉर्मेशन मिला था कि हैदराबाद को है जो है, आई डोंट नो इफ इट्स फॉर्मली और इनफॉर्मली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है. सो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. तो दो क्वेश्चन से हो जाता है. ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, कौन सी सिटी को, हैदराबाद. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली ranked at the top in terms of overall environmental performance in the State of India's Environment 2023 in Figures report.
ठीक है, तेलंगाना। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Jagadish S. Bakan, Wildlife Warden and District Forest Officer of Ramanathapuram District, won the 2023 Michael Bettis Award for Biosphere Reserve Management from the UNESCO. So जगदीश एस बकन को 2023 मिकल बेटिस अवार्ड मिल गया है, ठीक है। यह है जगदीश एस बकन। ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क established in 1980 boasts the surreal aquatic system, mangrove, seagrass and coral reef. Gulf of Mannar is located 160 km between Dhanushkodi and Thukudi in Tamil Nadu. So Gulf of Mannar कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। Gulf of Mannar Marine National Park कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। This marine biosphere reserve comprises a chain of 21 islands and adjoining coral reefs of the coast. Mr. Bakan was chosen for the award for his work in the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Okay, अच्छा। और एक इंफॉर्मेशन है, 35th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को इन पेरिस फ्रॉम 12 to 15, ठीक है। सो इन 35th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम यूनेस्को ऑर्गेनाइज करेगा कहाँ पे? पेरिस में। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट के इवेंट में, थोड़ा सा पुराना न्यूज है। Karnataka CM Siddaramaiah announced the Congress government will implement its 5 election guarantees without any discrimination based on caste or religion. So 5 guarantees क्या है? गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति एंड युवा निधि, ठीक है। ये 5 के 5 जो है इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया है। सो न्यूज़ में आया था शक्ति स्कीम के बारे में आज के दिन, इसलिए मैं थोड़ा सा वो रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि उन्होंने 5 स्कीम के बारे में बोला था, तो 5 स्कीम ही डाल दिया मैंने। सो गृह ज्योति के अंदर 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर फ्रॉम जुलाई 1st। गृह लक्ष्मी के अंदर 2000 मंथली एड टू वीमेन विच विल बी लॉन्च्ड बाय अगस्त 15। अन्न भाग्य के अंदर 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल हाउस होल्ड इन द बीपीएल कैटेगरी अंत्योदय कार्ड होल्डर्स। शक्ति के अंदर वीमेन को फ्री बस ट्रेवल मिलेगा इन द स्टेट बसेस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एसी बसेस। और 50% सीट जो है मैन एंड 50% फॉर वुमेन रिजर्व होगा, ठीक है। युवा निधि के अंदर स्कीम प्रॉमिसिंग 3000 एवरी मंथ फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड 1500 फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च कर दिया है उन्होंने जीतने के बाद, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख दीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। कि बीच ऑफ द स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च द गृह ज्योति या गृह लक्ष्मी या अन्न भाग्य या शक्ति या युवा निधि, ठीक है। तो चलिए 9 जून के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 9 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज a new generation ballistic missile that was recently tested by DRDO? Agni Prime. I am Adayar. Adayar is me campaign was recently launched by the Adayar branch of which of the following banks? Federal Bank. Federal Bank headquarters is located in which of the following cities? Kochi. Girl Empowerment Mission 2023 CSR initiative was recently launched by which of the following organizations? NTPC. Which of the following states topped the State of India's Environment 2023 in figures in terms of overall environmental performance, which was released by the Center for Science and Environment, Telangana. 2023 Michael Bettis Award for Biosphere Reserve Management by UNESCO was won by Jagdish S. Bakan. Gulf of Mannar is located in which of the following states? Tamil Nadu. UN Food Systems Summit stock-taking moment will be held in which of the following cities? Rome. 35th session of the International Coordinating Council of the Man and Biosphere Research Program will be organized by the UNESCO in Paris. Which of the following state governments recently announced free bus travel for women in its Shakti scheme? Karnataka. Okay. Recently, RBI extended the one-time settlement framework to include which of the following types of banks other than existing commercial banks? Urban cooperative banks. Which of the following schemes was recently approved by RBI for arrangements between regulated entities and lending service providers or between two REs involving default loss guarantee? So first loss default guarantee, FLDG. US and UK recently signed an agreement to tackle the rising influence of China and the aggressive actions of Russia, which was named as Atlantic Declaration. जेडा डिक्लेरेशन जो है वो अरब लीग हुआ था, सो जेडा में हुआ था, तो वहाँ पे जेडा डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ठीक है। First District Good Governance DGGI was recently released for which of the following northeastern states? Arunachal Pradesh.
Project Devakanam Charu Haritam to improve the green cover of 3,800 temples was recently implemented by which of the following states? तेलंगाना। अच्छा, ये एक बार मैं देख लेता हूँ, तेलंगाना ही था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देवंकनम चरु हरितम, देवंगनम चरु हरितम, सॉरी, केरला गवर्नमेंट। सो देवंकनम चरु हरितम केरला गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। World's largest sand island, formerly known as Fraser Island, was recently renamed Guri, which is located in Australia. Spinoza Prize 2023 was won by Joyita Gupta. Spinoza Prize 2023 is associated with which of the following countries? Netherlands. Which of the following is the world's largest sand island? Guri. So ये मिंजेरिबा, जो कि नॉर्थ स्टेटब्रुक आइलैंड, मोरेटन आइलैंड, बीबी आइलैंड, ये चारों जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चारों के चारों सैंड आइलैंड्स है, ठीक है, चारों के चारों ही सैंड आइलैंड्स। तो चलिए गाइस, आज का इवेंट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत लगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं चलिए कल के एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।